स्वागत है आप सभी का बीपीएससी की अगले क्लास में। जैसा कि हमने कल बात किया था, वनों के ऊपर बात किया था, ठीक है, कि बिहार में वन कितने हैं। जो हमारी वन नीति जो बनी थी 1952 में पहली वन नीति, और फिर 1988 में एक अगली वन नीति बनती है, ठीक है, जिसके अनुसार ये बोला गया था कि जितना भी भू क्षेत्र है उसके कम से कम, ठीक है, लगभग 33.33% भूखंड पर वन होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कम से कम 22% क्षेत्रों पर वन क्षेत्र होना चाहिए। हमारा जो बिहार है, बिहार वो मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए वहाँ पर कम से कम 22% क्षेत्र पर वन क्षेत्र होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश जो हमारा वन क्षेत्र है बिहार का वो 7.27% क्षेत्र पर ही अवस्थित है, ठीक है। टोटल भूभाग के केवल 7.27% क्षेत्र पर ही वन अवस्थित है। ऐसा क्यों होता है ये भी हमने चर्चा कर लिया कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जाती है, बिहार की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, 1 किलोमीटर में लगभग 110-12 लोगों के आसपास वहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए जब जनसंख्या का बोझ ज़्यादा होगा तो उनको बसाने के लिए घर बनाया जाएगा और फिर उनको खाने के लिए, कृषि के लिए कुछ जगह ज़मीन चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी जंगल बचे हुए थे, ठीक है, यानी कि जो पेड़ पौधे थे उसको काटा गया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ऐसी ही पूरी स्थिति हमारी भारत की रही थी पहले, जब भारत को आज़ादी मिलती है और वन नीति 1952 में बनाई जाती है, ठीक है। वहाँ से हम लोगों ने कल ही बात किया था कि जब भारत आज़ाद होता है तब से जंगलों की कटाई बहुत ही ज़्यादा होती है और जो वहाँ का पारितंत्र होता है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काटा गया, ठीक है। जिसकी वजह से चलते चलते 1980 के आसपास में बहुत सारी घटनाएं होने लगती है, बहुत चीज़ों में परिवर्तन होने लगता है, जिसकी वजह से महसूस किया जाता है कि जो हमारी वन नीति है जो 1952 में बनी थी उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और परिवर्तित करके 1988 में एक नई वन नीति की घोषणा की जाती है, ठीक है, जिसमें इस घोषणा के अनुरूप ये बोला जाता है कि जितना भी अगर कोई प्रदेश है, ठीक है, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 33.33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र पर कम से कम 22% क्षेत्रों पर होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब बात होती है इस चीज़ की कि अगर बिहार में वन इतना कम है और टारगेट कितना है 22% होना चाहिए एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए, ठीक है, यानी कि लोग यहाँ पर सही से जी पाएँ, ऑक्सीजन सही से मिल पाए, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी ना हो, उसके लिए 22% क्षेत्रों पर वन होना चाहिए, ठीक है, जबकि है कितना 7.27% पर ही। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कार्यक्रम लेकर आएगी जिसकी वजह से हम ये जो टारगेट है हमारा इसको पूरा कर पाएँ। तो सबसे पहला टारगेट क्या लाया जाता है कि 2012 से 2017 के बीच में 6 करोड़ पौधों का रोपण करके, ठीक है, 6 करोड़ पौधों का रोपण करके ये जो संख्या है हमारा 7.27 इसको बढ़ाकर 15% करना था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी नीतियाँ लाई जाती है, ठीक है, जैसे वानिकी कार्यक्रम है, ठीक है, वानिकी कार्यक्रम साथ में आप लोग ऐड करते हुए चलते रहें, ठीक है। वानिकी कार्यक्रम इसका उद्देश्य बहुत सारा निर्धारित किया गया, ठीक है। जैसे इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि बंजर भूमि पर वन विकास हेतु 1000 किलोमीटर भूमि पर 1000 किलोमीटर भूमि को चिन्हित किया जाता है, बंजर भूमि को, और वहाँ पर वन लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो उद्देश्य है कि प्रति भूमि को देखा जाता है और जितना भी प्रति भूमि है उसके 1/3 भाग पर वन लगाने का काम किया गया, ठीक है। उसके बाद इसी में सरकारी और निजी जो संस्थान होते हैं उसके बहुत सारे जो जगह खाली होते हैं उसमें पेड़ पौधे लगाने की बात की गई, वृक्षारोपण की बात की गई। उसके बाद अगला जो है वो सार्वजनिक जो स्थल होते हैं उसके किनारों पर अगर कोई स्थान बचता है तो वहाँ भी वन लगाए जाएंगे। वन नहीं
वो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वहाँ भी वृक्ष रोपे जाएंगे। तो ये सारा जो क्या था हमारा वानिकी कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद एक मिशन लाई जाती है, हरियाली मिशन। हरियाली मिशन, इसको लिखते चलिए, ठीक है। हरियाली मिशन लिखे, कल इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया था, आज लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर लिया था। जो ये मिशन लाया जाता है, इसका उद्देश्य था कि 2012 से 2017 तक जो हमारा भूमि क्षेत्र है, जंगलों का भूमि क्षेत्र, ठीक है, उसको बढ़ाकर 15% करना, और इसके लिए कुछ मुख्य उद्देश्य दिए गए, वो सारे चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिए ये कि यह मिशन कृषि विकास योजना का ही एक घटक है। कृषि विकास योजना का ही एक घटक है जिसका उद्देश्य राज्य के 7.27% वनाच्छादित क्षेत्र को 2017 ईस्वी तक बढ़ाकर 15% करना था। 15% करना था, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे उनमें लिखिए, ये मेंस के लिए होगा, ठीक है। पीटी में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन जब आप मेंस लिखेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला उद्देश्य है वो लिखिए कि 2017 ईस्वी तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2017 ईस्वी तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 15% हिस्सों में वन क्षेत्र का विकास करना, ठीक है। 15% हिस्से तक वन क्षेत्र का विकास करना। अगला लिखिए, कृषि वानिकी द्वारा किसानों के आय में वृद्धि करना। किसानों की आय में वृद्धि करना, यानी कि जब खेती करेंगे तो खेती के साथ साथ उसमें किनारों पर या फिर जो मेड़ लगाए जाते हैं, मेड़ों पे वो पेड़ लगाएं जिसकी वजह से जो उनकी जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था, ठीक है। इसके बाद अगला लिखिए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लगाए गए वृक्षों पर पट्टा देकर जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता करना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका टारगेट दिया गया था कि एक आदमी को इस क्षेत्र में इतने पेड़ लगाने हैं। पेड़ सारे जो होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा दिलवाए जाएंगे, और जो लोग उसको लगाएगा वही उसकी देखभाल करेगा, और आगे जाकर जो वो लोग लगाए हैं उसी को पट्टा के रूप में उसको दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी गरीबी है वो दूर किया जा सके, ठीक है। इसके साथ ही ये था कि अगर कोई फल वाला वृक्ष लगाया जाता है तो उस पर जो भी फल लगेगा उस पर उसको लगाने वाले जो व्यक्ति होंगे उनका पूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। इसके बाद अगला उद्देश्य लिख लीजिए कि राज्यों में पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करने हेतु जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना, ठीक है। इसके साथ ही एक और उद्देश्य लिख लीजिए जो मुख्य है, तटबंधों, नहरों एवं सड़कों के किनारे तथा
कृषि अनुपयोगी जमीन, यानी कि ऐसे जमीन जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है वैसे ज़मीनों पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करना, ये सारा हरियाली मिशन का एक उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद टाइटल डालिए कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, ये क्या था, इसके बारे में देखते हैं। मतलब ये जो था कृषि वानिकी योजना, इसमें वन में जो पॉपुलर का वृक्ष होता है वो लगाने की बात की गई थी। ठीक है, ये भी कल बता दिया था, इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इस योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 6 करोड़ वृक्ष लगाने का उद्देश्य 6 करोड़ वृक्ष लगाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया, जिसमें 3.6 करोड़ पॉपुलर, ठीक है, 3.6 करोड़ पॉपुलर के वृक्ष एवं 2.4 करोड़ अन्य वृक्ष लगाने का उद्देश्य रखा गया। ठीक है, इसके बाद लिखिए इस योजना में शामिल किसानों को बरसात के मौसम में निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराया जाता है तथा इनकी देखभाल के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, प्रोत्साहन राशि में 3 वर्ष दिया जाता है। तो आगे लिख लीजिए, पहले वर्ष प्रति वृक्ष 15 रुपये, पहले वर्ष प्रति वृक्ष 15 रुपये तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रति वर्ष 10 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी में कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत ही एक पॉपुलर ETP योजना, ठीक है, कृषि वानिकी में ही पॉपुलर ETP, ठीक है, ETP योजना है। ठीक है, ये भी क्या है, हरियाली मिशन के अंतर्गत ही ये भी है, जो पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार द्वारा, ठीक है, ये जो है पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार द्वारा उद्यमियों या फिर किसानों या फिर ज़मीन मालिक, ठीक है, इन सब के लिए पॉपुलर पौधे लगाने के लिए ये जो योजना है वो लेके आई गई। ठीक है, तो ये भी टाइटल डाल लीजिए, इसका पूरा टाइटल ये डालिए, ऐसे लिखिए, कृषि वानिकी ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा पॉपुलर ETP, पॉपुलर ETP, ठीक है, ETP योजना। ठीक है, इसमें लिखिए
इसमें लिखिए यह योजना हरियाली मिशन पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार द्वारा उद्यमियों या किसानों या जमीन मालिकों द्वारा अपने जमीन पर पॉपुलर के वृक्ष के लिए है। पॉपुलर के वृक्ष का पौधारोपण के लिए है। ठीक है, मतलब इसमें कोई उद्यमी है, उसके पास ज़मीन है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है, या फिर कोई किसान है या फिर कोई ज़मीन मालिक है और अपने ज़मीन पे पॉपुलर का पौधा लगाना चाहता है तो वो इस योजना से जुड़ सकता है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, उद्देश्य लिख के उसमें लिखिए। ठीक है, उद्देश्य में लिखिए किसानों के खेतों में पॉपुलर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है, पॉपुलर के जो वृक्ष होते हैं पतले होते हैं और ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसको खेतों में लगाने से जो वहाँ लगने वाले फसलों पे हानि होती है, ठीक है, वो कम होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये योजना लाई गई कि जो किसान खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ इसमें ये पॉपुलर का वृक्ष भी लगा सकते हैं मेड़ों पर। ठीक है, और मेड़ों के बीच में अपना जो भी पौधा लगाना है वो लगा ले। उसके बाद अगला उद्देश्य इसमें लिखिए कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। उसके बाद अगला इसमें उद्देश्य लिखिए राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना। उसके बाद इसका अगला उद्देश्य था वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि जब पेड़ लगाया जाएगा तो आगे भविष्य में चलकर उससे लकड़ी प्राप्त होगी, और जब लकड़ी प्राप्त होगी तो लकड़ी पर आधारित जो भी औद्योगिकरण होगा, जो भी उद्योग होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा पर बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, इस योजना के तहत जो लाभुक थे, यानी कि जो इस योजना के तहत जुड़े थे, उनको सरकार द्वारा प्रशिक्षण दी जाती थी कि पौधे की देखभाल कैसे करना है। ठीक है, फ्री में प्रशिक्षण दी जाती थी। ठीक है, ये जो योजना है अभी भी चलता है, अगर आप चाहें तो पौधों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसके बाद अगला योजना लिखिए। अगला योजना मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना अंतर्गत पॉपुलर पौधशाला योजना। ठीक है, ये योजना किस लिए लाया गया, जब पॉपुलर का पौधा इतना ज़्यादा जब लगाया जाएगा, आवश्यकता होगा, तो पौधा भी तो चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं पौधों का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा निजी पौधशाला, ठीक है, निजी पौधशाला की स्थापना करने की बात की गई। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है तो अपना इस योजना के अंतर्गत पॉपुलर पौधशाला खोल सकता है। ठीक है, इसके लिए जो सरकार है वो सहायता करेगी। ठीक है,
इस योजना का उद्देश्य क्या क्या था ये आप लोग लिख लीजिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में पहला लिखिए, कम समय में अधिक से अधिक पौधे तैयार करना। ठीक है, कितने पौधों की बात की गई थी? 6 करोड़ पौधे लगाने की, जिसमें से 3 करोड़ 60 लाख पॉपुलर के पौधे लगाने की योजना रखी गई थी 2012 से 17 के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पौधे की आवश्यकता होगी। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या था? कम समय में अधिक से अधिक पौधे को तैयार करना। ठीक है, और इसका दूसरा उद्देश्य था किसानों के खेतों में पॉपुलर वृक्षारोपण का बढ़ावा देना। पहले वाले का भी ये एक उद्देश्य था और इसका भी एक उद्देश्य ये है कि किसानों के खेतों में पॉपुलर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसका अगला जो उद्देश्य है वो भी पहले वाले में था, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। पहले वाले में क्या था? किसानों को, और ये क्या था? ग्रामीणों को, यानी गांव का कोई भी व्यक्ति अपना निजी पौधशाला पॉपुलर का खोल सकता है। ठीक है, इस योजना में जो भी व्यक्ति शामिल होता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति शामिल होता है उसे पॉपुलर पौधशाला से पॉपुलर कटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, और जो व्यक्ति होगा, लाभुक होगा, उसको 10,000 कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि वो 1 एकड़ में अगर पौधे लगाना चाहता है तो उसको 10,000 कटिंग उपलब्ध कराया जाएगा, और 10,000 कटिंग से 10,000 पौधे वो बना सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला लिखिए, वृक्ष संरक्षण योजना। वृक्ष संरक्षण योजना, ये सारी योजनाएं किस लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में वन लगाने के लिए। ठीक है, वृक्ष संरक्षण योजना। ठीक है, ये क्या है? देखिए, प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित पथ, तट, नहर, ठीक है, यानी कि जहाँ भी रोड है, नहर है, उन सबके किनारों पर, तटबंधों पर जो भी वृक्ष लगाए जाएंगे उनके संरक्षण के लिए, लोगों में सहभागिता बढ़ाने के लिए, ये जो योजना है वो लाई गई। कौन सी? वृक्ष संरक्षण योजना। ठीक है, यानी कि पौधे तो लग जाएंगे, रोड है, रोड के किनारों पर पौधे तो लग जाएंगे, लेकिन जब इसका संरक्षण ही नहीं किया जाएगा तो ये पौधा, ये जो पेड़ है, पौधे हैं, ये पेड़ का रूप कैसे लेंगे, कैसे बढ़ेंगे? इसलिए इनके संरक्षण के लिए ये योजना लाई गई। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण स्थल से निकट के जो ग्रामीण हैं, उनमें से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन परिवारों को, ठीक है, यानी कि एक परिवार की अगर बात करें तो एक परिवार को 20 वृक्ष सौंप दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत 20 वृक्ष है इसको दे दिया जाएगा, और वो इसके संरक्षण की जिम्मेवारी लेगा, उसकी देखभाल करेगा, और भविष्य में, ठीक है, यानी कि इससे अगर फल निकलता है तो उस फल पे इसका ही हक होगा, वो इसके फल का प्रयोग कर सकता है। और फ्यूचर में जब ये पेड़ तैयार हो जाएगा और इससे जब लकड़ी का निर्माण होगा तो उस लकड़ी पे पूर्णतः इसी परिवार का अपना हक होगा। ठीक है, तो ये सारा वृक्ष के संरक्षण के लिए ये योजना लाई गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक व्यक्ति को 20 वृक्ष दिया जाएगा, कितने दिनों के लिए? 30 वर्षों के लिए, और 30 वर्षों के पश्चात जब उसको काटा जाएगा, वृक्षारोहण किया जाएगा, तो वहाँ उससे जो भी लकड़ी प्राप्त होगी वो इसी व्यक्ति को प्राप्त होगा, उससे जो भी लाभ होगा वो इस व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और योजना लाई जाती है, मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना। ये भी ऐड कर लीजिए, मुख्यमंत्री
छात्र वृक्षारोपण योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना लाई जाती है। इसमें छात्रों को प्रेरित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए। ठीक है, तो ये आप जब मेंस की राइटिंग करेंगे तो उसमें ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है मृदा एवं जल संरक्षण योजना। मृदा एवं जल संरक्षण योजना, ये भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये मृदा और जल जो है वो पेड़ पौधों वाले में क्यों आ रहा है। तो जो हमारा पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, ठीक है, वहाँ पर जो मृदा है वो अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेड़ टिक नहीं पाते हैं। तो वहीं उस क्षेत्र पर जो ढलान क्षेत्र है वहाँ पर मृदा का जो अपर्दन है उस चीज़ को रोकना और साथ ही वहाँ पर व्यवस्था करके वहाँ पर जल को रोकना, ये भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इसलिए ये लाया गया ताकि वहाँ भी वृक्षारोपण किया जा सके, वृक्ष को बचाया जा सके। ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला योजना लिखिए इसी में। अगला योजना हरा परिसर हरा परिसर योजना। इसी को डबल लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हरा परिसर योजना। ठीक है, हरा परिसर योजना। ये योजना किस लिए लाया गया? जैसे कहीं भी जगह है, जैसे सरकारी कोई जगह है, ठीक है, स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, धार्मिक संस्थान है, हॉस्पिटल्स हैं, क्लब है, तो ये टोटल एरिया है। इसमें केवल इतने क्षेत्र पर ही स्कूल देखा जाता है, बाकी सारा क्षेत्र खाली रहता है। तो इन सारे क्षेत्रों पर वृक्ष को लगाने के लिए ये योजना लाया गया है, हरा परिसर योजना। यानी कि कोई भी परिसर है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं ताकि हरियाली बनी रहे, पेड़ की जो मात्रा है वो बिहार में बढ़े। ठीक है, इसमें न्यूनतम 50 पौधे और अधिकतम 1000 पौधे, अधिकतर 1000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है इन संस्थाओं में लगाने के लिए। ठीक है, और इन संस्थाओं में जो ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इस पर इन संस्थानों का पूर्णतः अधिकार होगा। ठीक है, तो ये क्या है? हर परिसर हरा परिसर। ठीक है, इसका पूरा नाम है हर परिसर हरा परिसर योजना। ये समझ में आ गई? तो इसमें लिख लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना बनता है। इसमें लिखिए, इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के परिसरों में पौधे लगाने के लिए न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 1000 पौधे, न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 1000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इन पौधों पर चयनित संस्थाओं का
संपूर्ण अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। आगे लिख लीजिए, परिसर यथा, यानी कि परिसर में क्या क्या हो सकता है, परिसर यथा स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, सरकारी एवं गैर सरकारी परिसर, सरकारी एवं गैर सरकारी परिसर, धार्मिक स्थल, धार्मिक संस्थान, क्लब, समिति आदि, ये सारे जो भी होंगे ये सारा परिसर इसके अंतर्गत आएगा। और वहाँ पर पौधे जो होंगे वो निःशुल्क दिए जाएंगे और जो ये पौधे हैं इन पे संपूर्ण अधिकार जो होगा वहाँ लगाने वाली जो संस्था है उसकी होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में राज्य वन विकास अभिकरण है। ये हेडलाइन डालिए, राज्य वन विकास अभिकरण, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानना है। ठीक है। राज्य वन विकास अभिकरण जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 लाई गई, ठीक है, उसके अनुसार पर्यावरण संतुलन, मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य में वनों का विस्तार करना है। ठीक है। वन नहीं होंगे तो वन नहीं होने से बहुत कुछ होता है, जैसे मृदा अपरदन होता है। ठीक है। मृदा अपरदन कैसे होगा? वन जो होती है उसकी जड़ों से मिट्टियाँ बंधी होती है। अब जब वन ही नहीं होगा तो वो मिट्टियाँ बंधी नहीं रहेंगी और जब हवाएं आएंगी तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टियाँ उड़ते हुए चले जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जब बारिश होगी तो बारिश के साथ भी मिट्टियाँ बहते हुए चली जाएगी। ये सारा क्या है? वन की कमी के चलते होता है। ठीक है। तो इसलिए जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 थी उसके अनुसार जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए, मृदा अपरदन को कम करने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य में जो वन है उनका विस्तार करना है। ठीक है। ठीक है। ये जो ये योजना है ये योजना इसके तहत मतलब क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, ये सारा चीज़ हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले है राष्ट्रीय वनीकरण योजना। इसी के अंतर्गत राज्य वन विकास अभिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण योजना। ठीक है। सबसे पहला डालिए राष्ट्रीय वनीकरण योजना। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में हम नैप के नाम से जानते हैं, सबको पता होगा। ठीक है। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय वनीकरण योजना। ये जो योजना है, ठीक है, ये योजना है, इसके द्वारा जो भी धन उपलब्ध कराया जाता है उसका 100% धन जो है वो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के द्वारा जो धन है वो पूरा का पूरा धन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। इसमें लिख लीजिए, इस योजना के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस योजना के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा 100% धन उपलब्ध कराया जाता है। 100% धन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसी में अगला लिखिए, ग्रीन इंडिया मिशन।
ठीक है। दूसरा डालिए ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन, GIM, ठीक है। इसके बारे में लिखिए। इस योजना में राज्य के 4 चयनित क्षेत्रों के विकास के लिए, राज्य के 4 चयनित क्षेत्रों के विकास के लिए बहुआयामी, ठीक है, पर्सपेक्टिव, बहुआयामी प्लान तैयार किया गया है। बहुआयामी प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया गया है। और ये जो 4 क्षेत्र हैं वो है, पहला अघौरा, अघौरा, ठीक है, ये कैमूर में है। उसके बाद जो दूसरा है धरहरा, मुंगेर में है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा हमारा है बांका, और चौथा जो है इमामपुर। इमामपुर हमारा कहाँ है, इमामपुर नहीं, सॉरी, इमामगंज। इमामगंज, और ये जो है गया में अवस्थित है, ठीक है, गया, गया, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, इसी के तहत है, किसके तहत, राज्य वन विकास अभिकरण के तहत तीसरा जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम। तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम, ठीक है। इसके बारे में लिखिएगा। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में 5100 लाख रुपए का खर्च से 5100 लाख रुपए के खर्च से 8030 हेक्टेयर वन क्षेत्र में तसर खाद्य पौधे का वृक्षारोपण किया जाना है। तसर खाद्य पौधों का वृक्षारोपण किया जाना है। ये जो कार्यक्रम है ये भी लिख लीजिएगा। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के तहत तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे लिखिएगा। वन्य जीव एवं जंतु संरक्षण। वन्य जीव एवं जंतु संरक्षण, ठीक है। वन्य जीव कौन कौन से हैं और उनके संरक्षण के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो भारत की अगर बात करें, भारत में वन्य जीवन संरक्षण की योजनाओं का जो कार्यान्वयन जो किया जाता है, क्रियान्वयन, ठीक है, और निर्देशन, उसकी जो
शीर्ष संस्थान की बात करें तो भारतीय वन्य जीवन बोर्ड है, ठीक है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड, जिसकी अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, ठीक है। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 ये देश के पूरे राज्यों में केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के पूरे राज्यों में संरक्षण के लिए दिशा निर्देश देती है, ठीक है, कि वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करना है। केवल कहाँ नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। ये जो पूरे भारत में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। इसका जो मेन काम है वो क्या है? जो भी प्रजातियां है जो लुप्त हो रही है या फिर लुप्त होने के कगार पर है, उनका संरक्षण करना, ठीक है, और उनके व्यापार पर रोक लगाना, ये सारा चीज़ जो है ये वन्य जीवन अधिनियम सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के द्वारा, ठीक है। वर्तमान में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में वर्तमान में 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। बिहार में एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, और 12 क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला जो एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो पश्चिम चंपारण है, हमारा पश्चिम चंपारण बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, यहीं पर अवस्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। 1989 ईस्वी में की गई थी। जो भी नेशनल पार्क होता है या फिर वन्य जीव अभयारण्य होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको संरक्षित किया जाता है, ठीक है, जिनको संरक्षित किया जाता है। अगर वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें बाघ, काला भालू, गेंडा, जंगली कुत्ता, जंगली भैंस, तेंदुआ और हिरन को संरक्षित जीव की दर्जा दी गई है, ठीक है, यानी कि इन्हें संरक्षित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ऐड कर लिया आपने। इसके बाद वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो इसमें बरेला सलीम जुब्बा साहनी वन्य जीव अभयारण्य वैशाली में अवस्थित है। वैशाली में कौन सा है? बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी वन्य जीव अभयारण्य। और यहाँ पर जो संरक्षित जीव जंतु है उसमें चीता, सांभर, हिरण, भालू, कोयल, गोरैया, मैना, तोता है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। सबके नाम एक एक बार बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बाद में इसको ऐड कर लीजिएगा। ये सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए, अगर इसको लिखवाऊँ तो टाइम लग जाएगा। और आज जो हमारा टारगेट है इस चीज़ को ख़त्म कर लेना है, ताकि हम कल से बिहार के कृषि से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है वन्य जीव अभयारण्य में दूसरा है, ठीक है, कौन सा? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ अवस्थित है? मुंगेर में। कौन सा? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, जिसमें तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ और मोर को संरक्षित जीव माना गया है, ठीक है। उसके बाद अगला वन्य जीव अभयारण्य है जो कैमूर में अवस्थित है और उसका नाम है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। और यहाँ पर भालू, भेड़िया और चौसिंगा को यहाँ पर संरक्षित किया गया है।
उसके बाद अगला जो वन्य जीव अभयारण्य है वो नालंदा में स्थापित है, नालंदा में स्थित है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी और यहाँ पर भेड़, गाय, भालू और बंदर को संरक्षित किया गया है। इसके बाद जो अगला वन्य जीव अभयारण्य है वो पश्चिम चंपारण में ही अवस्थित है और इसका नाम है उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य जिसकी स्थापना 1978 में ही की गई थी और यहाँ पर चीता, सांबर, हिरण और भालू को संरक्षित किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? साथ में आप लोग लिखते चलिए, नाम लिख लीजिए, बाद में आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे या फिर अपने बुक में से भी देख के उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला वन्य जीव अभयारण्य है वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य। वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य जो पश्चिम चंपारण में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी और यहाँ पर चीता, सांभर, चीतल, हिरण और भालू को संरक्षित किया गया है। इसके बाद अगला वन्य जीव अभयारण्य है वो है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य। ठीक है, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य और ये जो है गया में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरण और चीतल को संरक्षित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला हम अगर बात करें तो पक्षी अभयारण्य आता है और पक्षी अभयारण्य में हमारा कांवर झील पक्षी अभयारण्य है। जब हम झीलों के बारे में बात कर रहे थे तब भी इसके बारे में हम चर्चा किए थे। ठीक है, तो कौन सा? गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, ये जो है गया में है। ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करें तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में स्थित है और यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो है, ये प्रवासी पक्षी है जो जाड़े के दिनों में यहाँ पर आकर अपना निवास करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर साइबेरियन क्रेन को संरक्षित किया गया है। कहाँ? कांवर झील पक्षी अभयारण्य में। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा पक्षी अभयारण्य है वो कौन सा है? नागी डैम पक्षी अभयारण्य। नागी डैम पक्षी अभयारण्य ये जमुई में अवस्थित है जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर कोयल, गौरैया, मैना और तोता को संरक्षित किया गया है। उसके बाद अगला पक्षी अभयारण्य है हमारा नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। ठीक है, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो जमुई में ही अवस्थित है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में ही किया जाता है और यहाँ पर कोयल, गौरैया, मैना, तोता और गिलहरी को संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसके बाद चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान की अगर बात करें तो पटना में अवस्थित संजय गांधी जैविक पार्क जो है, जैविक उद्यान है, वो है पटना में अवस्थित और ये एक चिड़ियाघर भी है और जैविक उद्यान भी है जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की जाती है और यहाँ पर गैंडा को संरक्षित किया गया है। गैंडा को संरक्षित किया गया है। इसके बाद जलीय जीव अभयारण्य एक है जो गंगा नदी में अवस्थित है भागलपुर में, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी और यहाँ पर डॉल्फिन को संरक्षित किया गया है। तो ये जो था हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, और बाकी वन्य जीव अभयारण्य थे हमारे 12। इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी बातें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जैसे कि सरकार ने वन्य जीव, जल, पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 13 पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र जिसे हम इंग्लिश में इको सेंसिटिव बोलते हैं, वैसे क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ये 13 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, ये 13 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि लिखिए, राज्य सरकार ने वन्य जीव, जल, पक्षी एवं पर्यावरण को
वन्यजीव, जल, पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 13 पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को निर्धारित किया है जो इस प्रकार हैं। पहला लिखिए नांगी बांध पक्षी अभयारण्य। नांगी बांध पक्षी अभयारण्य, नांगी बांध ठीक है। नांगी बांध पक्षी अभयारण्य ये जो है जमुई में अवस्थित है, जमुई में अवस्थित है। पहला हो गया। इसके बाद दूसरा लिखिए, दूसरा है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। ठीक है, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य ये कहाँ अवस्थित है? ये भी जमुई में ही अवस्थित है। उसके बाद लिखिए तीसरा लिखिए वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ अवस्थित है? पश्चिम चंपारण में। अभी अभी हमने बात कर लिया। उसके बाद लिखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चौथा लिखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम चंपारण में ही अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद पांचवा लिखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भी पश्चिम चंपारण में ही अवस्थित है। उसके बाद छठा लिखिए, छठा कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा अवस्थित है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य ये दरभंगा अवस्थित है। उसके बाद सातवां लिखिए, सातवां है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो गया में अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद आठवां लिखिए, आठवां जो है भीम बांध जीव अभयारण्य। भीम बांध जीव अभयारण्य ये जो है मुंगेर में अवस्थित है। ठीक है, आठवां हो गया भीम बांध जीव अभयारण्य। ठीक है। उसके बाद नौवां लिखिए, नौवां विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद 10वां लिखिए, 10वां उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद 11वां लिखिए, 11वां पंत वन्य जीव अभयारण्य। पंत वन्य जीव अभयारण्य जो राजगीर में अवस्थित है, नालंदा जिले में। ठीक है, राजगीर में अवस्थित है। उसके बाद 12वां लिखिए, 12वां बरेला झील पक्षी अभयारण्य। बरेला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में अवस्थित है। और उसके बाद अंतिम लिखे 13वां कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य। कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य कैमूर एवं रोहतास में अवस्थित है। तो ये 13 जो सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन, वो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है। ठीक है। ये जो पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र हैं, इसके तहत वन्य प्राणी अभयारण्य के सीमा से 2 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि जो उसका सीमा है वहाँ से 2 किलोमीटर का वन क्षेत्र जो है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के विकास हेतु टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया है, जिसे भारत सरकार के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान
कर दी गई है। ठीक है, अगर बाघों की संख्या के बारे में अगर बात करें, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण जो है, ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है? पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और ये राज्य का केवल एक ही टाइगर रिजर्व है। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसका कुल क्षेत्रफल 899 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर बाघ के अलावा तेंदुआ, भालू, चीतल, सांबर इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं और इसको संरक्षित किया गया है। 2010 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार यहाँ पर बाघों की संख्या 8 थी, परंतु फिर 2014 में कैमरे द्वारा एक रिकॉर्डिंग के अनुसार यहाँ पर 28 बाघों की संख्या हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, ठीक है, ये 153 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 100 प्रजातियों के 1180 वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। ठीक है, इस उद्यान में गैंडा का प्रजनन एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी कि एशिया में सबसे बड़ा गैंडा का जो प्रजनन क्षेत्र है वो कौन सा है? हमारा संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र स्थापित है। ठीक है, किसके लिए? गैंडा प्रजनन के लिए। इस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह से बैन है। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो गया। वन से संबंधित जो भी संपदाएं थी उससे क्या क्या प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लकड़ी के साथ साथ तेल वेल, रुई, ये सारा चीज़ उससे प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही वन का संरक्षण किस लिए किया जा रहा है, सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है वन के संरक्षण के लिए और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ये सब हमने देख लिया। इसके साथ ही वन में पाए जाने वाले वन्य जीव भी देख लिए और इसके साथ ही जो हमारा उद्यान है, पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, जीव अभयारण्य है, ये सारा चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, तो कल हम करेंगे बिहार के कृषि के बारे में, आप लोग देख लेंगे इसके बारे में, फिर कल हम डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम बिहार की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार जो है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 86% जो भी जनसंख्या है वो कृषि में संलग्न है। ठीक है, अगर काम करने वाले लोगों की बात करें तो पूरे काम करने वाले लोगों में से लगभग 70% जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं। ठीक है, तो कल उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।